drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of under a constant electric field of 2.55 into 10 की power 4 2.55 into 10 की power 4 volt per meter in Millikan's oil drop experiment. In Millikan's oil drop experiment. Full stop. The density of the oil is the density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. 1.26 gram per centimeter cube. Full stop. Estimate the radius of the drop. Estimate the radius of the drop. Estimate the radius of the drop. Full stop. और given है G is equal to 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये दे रखा है सेट E is equal to तो इन्होंने दे रखा है 9.81, मतलब वो पूरी तरह से तो डिवाइड होता ही नहीं है ना, मतलब वो तो वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी, और 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और E की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये दे रखा है। अब देखिएगा इसमें इन्होंने दिया है एन ऑयल ड्रॉप of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। अब होता क्या है कि एक ऑयल ड्रॉप है और ना उसको एक ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो, और है इट इज़ हेल्ड स्टेशनरी, मतलब वो रुकी हुई है, वो मूवमेंट नहीं है उसमें किसी भी तरीके का। तो आप ये सोचिएगा कि जैसे ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, और ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप हो या वाटर की ड्रॉप हो, कोई भी ड्रॉप हो, तो वो स्फेरिकल होती है शेप में, तो वो स्फेरिकल हो गई शेप में, स्फेरिकल हो गई शेप में, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, और वो उसका रेडियस ही पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, उस ड्रॉप का रेडियस बताना। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप का मास कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, मास एक्चुअली वेट m/g, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अच्छा, और एक फोर्स लगेगा इस पर ऊपर की तरफ, एक इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो उस फोर्स को हमने बोल दिया QE। ये समझ रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो QE होता है। अब ये ऊपर की तरफ क्यों लगेगा ये समझना है। इन्होंने बोला कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ना, इस ऑयल ड्रॉप के अंदर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भरे हुए हैं, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स वो इसके अंदर भरे हुए हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ तो कुछ सोच कर कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ऊपर से नीचे में लूँगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन है ना ऊपर वाला, ये हाई पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन होगा, और ये हाई नेगेटिव चार्ज वाला रीजन होगा, तभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो जब 12 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से ये हवा में कहीं पर अटका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हवा में अटका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए जो एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हम सब बचपन में करके देख ही चुके हैं, वो ये है कि आपने एक मैग्नेट का टुकड़ा लिया और धागा लपेटा और उसको ऐसे ही लटका दिया कहीं से, ठीक है, और दूसरी मैग्नेट को आप लेकर आए उसके आसपास, तो वो मैग्नेट को आप चाहें
तो अगर ऐसे ही छोड़ दिया मैग्नेट को तो वो ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे 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 मूव करती रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद जाकर रुकेगी। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रुकेगी। आप चाहें कि एकदम रोकना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आप उसके पास एक मैग्नेट लेकर आओगे तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके एकदम से रुक जाएगी। और वहीं पर जब तक आप मैग्नेट रखे रखोगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हवा में स्टेशनरी रुक जाएगी मैग्नेट। अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो आप उस मैग्नेट को ऐसे मूव करोगे बिना उस दूसरी मैग्नेट से टच करे, तो वो मैग्नेट जो है वो हवा में ऐसे मूव भी करने लगेगी दूसरी मैग्नेट के साथ साथ, विदाउट टचिंग। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट लटकी हुई है, मान लीजिए ये एक मैग्नेट लटकी हुई है और मैं यहाँ पर एक दूसरी मैग्नेट ले आया, स्ट्रॉन्ग ले आया मैग्नेट, मैंने इसको ऐसे मूव कराया तो ये हवा में ये भी मैग्नेट इस तरफ आ जाएगी इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ कि ऑयल ड्रॉप को ऐसे ऊपर से नीचे टपका दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो वो नीचे ड्रॉप नहीं होगी, वो नीचे जाकर गिरेगी नहीं, वो रुक गई यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे। तो इट इज हेल्ड स्टेशनरी इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो समझ में आ गया कि ये रुकी हुई क्यों है हवा में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला एरिया इज अ रीजन ऑफ हाई नेगेटिव कंसंट्रेशन, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो वो जो रिपेल कर रहा है अब वो रुका रहेगा, तो रुका रहेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और एक फोर्स है उसकी वेट की वजह से, उसके मास की वजह से mg वो नीचे की तरफ लग रही है, तो ये अगर इस पोजीशन पर रुका रहे तो इसका मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे फॉर, समझ गए कि नहीं, हम ये कहेंगे फॉर दिस ऑयल ड्रॉप to remain stationary, for this oil drop to remain stationary, Fe must be equal to Fg, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो नीचे फोर्स लग रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऊपर लग रही है, दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। मतलब QE is equal to Mg, QE is equal to Mg, और इसमें इस क्वेश्चन का जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर उसको रिवाइज करते टाइम कहीं ये दिक्कत हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों लिया, तो एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिए कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड here electric field must act, here electric field must act in the downward direction so that the oil drop with excess electrons experience an upward force so that the oil drop with excess electrons experience an upward force due to the negative charge concentrated at the bottom portion of the electric field. Bottom portion of the electric field. नीचे वाला पोर्शन हमेशा नेगेटिव होगा अगर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अगर नीचे से ऊपर जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी जाएगा ना वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद में हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमें QE इज इक्वल टू Mg है, तो Q क्या होता है, QE
इज इक्वल टू एम जी। अब ये जो क्यू है इसको मैं एन ई बोल सकता हूँ, एन ई इंटू कैपिटल ई। और जो मास है, मास को क्या बोल सकते हैं भाई, हमारे पास ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं मास को डेंसिटी की टर्म्स में ले ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डेंसिटी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज। अच्छा, और Q क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा था Q की वैल्यू होती है Ne। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है, चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और एक पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो M को पहले तो मास को यहाँ पर लिख लो, रो इंटू V इंटू जी। रो हो गया डेंसिटी, V हो गया वॉल्यूम, N हो गया 12 और E कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखिएगा कि चाहे वोल्ट पर मीटर दे रखा हो चाहे न्यूटन पर कूलम दे रखा हो, दोनों सेम होती है यूनिट। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों सेम होती है यूनिट। तो वोल्ट पर मीटर मतलब मेरे को ऐसा यूनिट दे रखी है, तो 2.55 इंटू 10 की पावर 4, 2.55 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू डेंसिटी। देखिए डेंसिटी इन्होंने दी है इसकी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी जरा निकालनी है ऐसा यूनिट में, यहाँ लिख रहा हूँ, रो कितना दे रखा है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ग्राम तो नहीं होती, ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। और जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी ऐसा यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 1.26 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से डिवाइड। अच्छा, और एक काम करो, जैसे यहाँ लिखा है ना 1.26, इसको पहले ऐसे लिखो ग्राम और नीचे लिखो सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर cm की पावर -3 है ना, नीचे आएगा तो cm की पावर +3 हो जाएगा। 1.26 अब ग्राम है, तो ग्राम का मतलब क्या है, किलोग्राम में करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये समझ गए, समझ गए कि नहीं भाई, ग्राम की जगह आपने 10 की पावर -3 किलोग्राम लिख दिया, ये तो सही है। अच्छा, जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, ये जो C होता है ना, सेंटी इज फॉर 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 की पावर 3। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करने का मतलब यही तो है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 की पावर -2 की क्यूब हो गया। क्लियर है? हाँ, अब जरा देखो ये क्या हो जाएगा, 10 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो -6 हो गया, ऊपर जाकर +6, 6 - 3 +3, 1.26 इंटू 10 की पावर +3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, तो रो की वैल्यू यहाँ पर लिखो 1.26 इंटू 10 की पावर 3, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गया। अच्छा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम है ये स्फेरिकल ड्रॉप, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम। और जी कितना दे रखा है 9.81। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इन्होंने ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको सिर्फ इसका रेडियस निकालना है ऑयल ड्रॉप का। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका रह गया, जरा देखिएगा, करते हैं इसको। 1.6 इंटू 2.55 कर लो, या कुछ डिवाइड हो रहा है इसमें, नहीं, चलो तो 4/3 पाई आर क्यूब इधर छोड़ते हैं पहले, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई, और 9.81 इंटू 1.26, 9.81 इंटू 1.26, 6 1 × 6, 6 8 × 48, 4 कैरी, 6 9 × 54 और 4 58। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 1 कैरी, 2 9 × 18 और 1 19। ठीक है, डबल क्रॉस लगाओ, 1 8 9, ये हो गया 6, 8 + 2 हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 8 9 + 6 15 + 1 16, 1 कैरी, 1 + 5 6 + 9 15 + 8 23, 2 आ गया, 2 + 1 3 और 9 12।
ठीक है, तो पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट, तो इसका मतलब टोटल चार्ज डिजिट हो गई 1 2 3 4, 12.36 बोल दो, 12.36 ये हो गया 1.26 और 9.81 को मल्टीप्लाई करके, और 10 की पावर 3। अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि 1 + 2 3, 3 + 3 9 + 6 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दो 3 4 12, पॉइंट आ गया इधर, और 4.12 हो गया, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, इधर 12 छोड़िए, 1.6 इंटू 2.55, 10 की पावर पूरा कर दिया, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 1.6 इंटू 2.55, 12 मल्टीप्लाई बाई, अगर 16 को इससे मल्टीप्लाई करें, 16 5 ज़ा 80, 8 कैरी आ गया, अगेन 16 5 ज़ा 80 और 8 88, फिर से 8 कैरी आ गया, 16 2 ज़ा 32 और 8 40, 4.08 यही आ रहा है, 4.08, 10 की पावर -19, 10 की पावर 4 क्या हो गया, 10 की पावर -15। अच्छा, और क्या बचा, दिस इंटू दिस हो गया, 12 इधर बचा और 10 की पावर -15, ठीक है। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करिए, बल्कि 4 3 ज़ा 12, 3 हो गया इधर। अब इधर क्या बचा हमारे पास, पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4.12 और 4.0 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ ये भी सही है, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3.06 इंटू 10 की पावर -15, ये तो इस तरफ रहा राइट हैंड साइड में, और इधर हमारे पास आ गया 1.03 इंटू 10 की पावर 3। अब r क्यूब है इधर, और ये पाई चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 3.06 इंटू, ये 3 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -18 हो जाएगा, अपॉन 1.03 इंटू पाई आ गया यहाँ पर, तो पाई मतलब 22/7 आ गया, 7 ऊपर चला जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू 3.06 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 7 अपॉन 1.03 इंटू 22। कोई बात नहीं, कोई और वैल्यू अलग आ रही होगी, तो सर जैसे अप्रॉक्स लिख सकते हैं -17 का -18 अप्रॉक्स नहीं होता, जैसे 3.12 है उसको 3.15 3.18 तक भी लिख लिया तो वो तो ठीक है चलेगा, अप्रॉक्स, पावर में अप्रॉक्स नहीं चलता। देख लीजिए 10 की पावर -18 नहीं आना चाहिए, देख लो अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो। और ये करने के बाद में फिर आपको इसमें क्या करना होगा, असल में ना ये एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है, मतलब अगर आप 10 साल का एक ना बुक आती है, उसका नाम है चैप्टर वाइज, बताया था शायद कभी, एक बुक आती है चैप्टर वाइज, अगर उसको आप उठाकर देखोगे उसमें 10 साल के कंपाइल करके दे रखे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो और हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो हैवी मिलिकन सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे भी नहीं है सिलेबस में भी नहीं है, पहले होता था कभी। तो ये जो NCERT है ये पुरानी बनी हुई है, और इसमें इन्होंने चेंजेस काफ़ी कम करे हैं, और बीच में ना सिलेबस काफ़ी बार चेंज हो गया, लेकिन NCERT चेंज नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से ठीक है, कर रहे हैं तो ठीक है। वैसे कुछ चीज़ तो इसमें क्लियर हुई ही है कि अगर इस तरीके की चीज़, अच्छा ये ऑयल ड्रॉप वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है पोटेंशियल वाला, उसमें बहुत पूछा जाता है, उसमें इसके न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत है, तो इसमें ये वाला न्यूमेरिकल बहुत आता है सेकंड चैप्टर में। खैर ये करने के बाद में आप इसको सीधा सीधा कर लो, 22/7 है ना, इसको छोड़ो, इसको इतना तो बनाना ही नहीं था आपको, इसको 3.14 बोल दो, ठीक है ना, 3.14 बोल दीजिए सीधा सीधा, और मल्टीप्लाई कर लो, कुल मिलाकर
आंसर देखना है, आंसर हमारा आना चाहिए, कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ। अब 3.06 है बस। 1.03 मल्टीप्लाई बाई 3.1 3.2342 3.06 divided by 3.2342 0.9461 आ रहा है। 0.9461 multiplied by 10 की पावर माइनस 18 multiplied by 10 की पावर माइनस 18 बिल्कुल सही। इनका भी 9.46 है ना, सही है 9.46। 9.46 इन्होंने कैसे करा कि ये पॉइंट एक इधर ले गए होंगे, मैं नहीं ले जा रहा उसको इधर। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे, ये तो r क्यूब है, r की वैल्यू कैसे निकलेगी 0.9461 इंटू 10 की पावर माइनस 18 की पावर 1/3। जब r क्यूब होता है ना तो इधर से और इधर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट 1/3 होता है। जैसे स्क्वायर रूट क्या होता है पावर 1/2, ऐसे क्यूब रूट में क्या होता है पावर 1/3। ठीक है, तो ये पावर 1/3 होगी। जब माइनस 18 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा -6, माइनस 18 इंटू 1/3 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इतना तो वो आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप ये पूरा करके दिखाओ। आप इसको लिख देना 0.9461 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, बस इतना लिख कर छोड़ दें। ठीक है, वो ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ये पॉइंट वाला नंबर है और आप इसका भी क्यूब रूट निकालें। ठीक है, बताइए जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी कैसे रहती है ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एडिशनल का ही है, क्वेश्चन नंबर 32। में दो पार्ट्स दे रखे हैं। कंसिडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। कंसिडर एन आर्बिट्ररी electrostatic field consider an arbitrary electrostatic field configuration, full stop. A small test charge is placed at a null point is placed at a small test charge is placed at a null point। ब्रैकेट में लिखिए, that is कि null point क्या होता है वो बता रहे हैं ये, that is where electric field is equal to 0। ये पूरा अभी क्वेश्चन ही चल रहा है। ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, full stop. Show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Show that the equilibrium of test charge
is necessarily show that the equilibrium of test charge is necessarily unstable. Equilibrium of test charge is necessarily unstable. ये तो हमारा A पार्ट है. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा होगा. पहले वाला आ गया. हाँ, चलिए B देखिएगा. We have verified this result for the simple configuration. Verify this result for the simple configuration of two charges of the same magnitude and sign placed at a certain distance apart. Same magnitude and sign placed at a certain distance apart. Placed at a certain distance apart. अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा है. पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो कहीं पर भी हमने ना कोई भी एक, मान लीजिए ये आपने शब्द सुना होगा, कंप्यूटर्स में बहुत सुना होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बताइए. तो बता देते हैं कि भाई इसमें रैम इतनी है, इसमें मेमोरी इतनी है, इसमें प्रोसेसर ये लगा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो इसी तरीके से कोई भी अगर सिस्टम है तो उस सिस्टम का अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है तो उसमें हमें ये बताना होता है कि उस सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें. तो इन्होंने ये बोला कंसिडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. आर्बिट्ररी का मतलब कोई भी, कैसा भी. तो कंसिडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट. नल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है. अच्छा, उसके बाद अब ये बोल रहे हैं a small test charge is placed at a null point of the configuration. वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है? बनाना बेहद आसान है. आप यहाँ पर एक जगह ऐसा ले लीजिए, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, कोई कंपोनेंट ले लो, उसमें पॉजिटिव चार्ज भर दो, और ये दूसरा कंपोनेंट ले लो, इसमें आप नेगेटिव चार्ज भर दो. इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया अपने. यहाँ से यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरा. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक सिस्टम हो गया, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है. तो उस पॉइंट को उन्होंने बोल दिया नल पॉइंट. अब वो बोल क्या रहे हैं? शो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरीली अनस्टेबल. इक्विलिब्रियम क्या? लेफ्ट टू राइट नहीं जानी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या सर प्रोटॉन्स की पोजीशन फिक्स रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं. अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ी करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट करा रहा हूँ ना. तो सर तो इलेक्ट्रॉन फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी है. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलता है? कि आप किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पता चलता है कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे कर दिए और यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज इकट्ठे कर दिए, और आपने अब इसमें बीच में कहीं कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू. तो प्लस क्यू किस तरफ जाएगा? ये पॉजिटिव तो इसको रिपल करेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मूवमेंट है यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है. तो बस समझ गए? ठीक है, तो नए कंसेप्ट मत बनाओ. ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा कि शो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेसेसरीली अनस्टेबल. वो बोल रहे हैं कि अगर नल पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया है तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो नेसेसरीली अनस्टेबल होगा. मतलब ये श्योर है कि वो उसका इक्विलिब्रियम कहीं हो नहीं सकता. मतलब वो रेस्ट में नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल ही रहेगा, कहीं ना कहीं मूव करता रहेगा. समझ गए?
एक टेस्ट चार्ज को अगर आपने नल पॉइंट पर यानी कि एक ऐसे पॉइंट पर रख दिया जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है तो भी वो टेस्ट चार्ज जो है वो अनस्टेबल रहेगा, ऐसा आपको प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं 2-3 लाइन आपको लिखूँगा, 2-3 लाइन लिखिएगा इसमें आप ये पार्ट के सॉल्यूशन में। ये पार्ट के सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सपोज the test charge placed at the null point is in stable equilibrium। मैं उल्टा मान रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है कि वो अनस्टेबल होगा, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि वो मान लिया हमने ऐसा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पहला पॉइंट तो ये लिखें, सपोज द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द नल पॉइंट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम since a stable equilibrium condition requires a restoring force towards the null point। फिलहाल नोट करिए, समझाऊंगा अभी। towards the null point comma it indicates that there is a net inward flux towards the null point but by Gauss law flux of electric field through a closed flux of electric field through a closed surface enclosing no charge is zero। no charge को अंडरलाइन कर देना, enclosing no charge is zero। this contradicts our assumption so the test charge placed at the center placed at the center ब्रैकेट में लिखिएगा null point must be necessarily unstable। फिर आंसर में इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा पेपर में भी।
ये समझाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ये चीज़ प्रूव करने के लिए बोली है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं करा जा सकता। जैसे हमने ना आपको ये चीज़ बताई थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि आप इसको वेरीफाई करिए, आप इसको प्रूव करिए। जैसे एक प्रॉपर्टी उसमें ये थी कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसको भी हमने इसी तरीके से बोला था। ये मेथड कहलाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि आप उल्टा सोच कर चलिए और फिर खुद को ही गलत साबित होते हुए देखिए। ठीक है, कैसे? हमने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हमने ये मान लिया और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हमने ये मान लिया। तो ये कहा जा रहा था कि ये तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स E1 हो गई और ये वाली हो गई E2। तो ये कहा जाता है कि किसी भी एक पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं उसकी डायरेक्शन निकालूं तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो मैंने कहा कि नहीं जी, मैं तो ये वाला जो पॉइंट है यही मानूंगा। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट डालें इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर अगर इसी पॉइंट पर टेंजेंट डालें तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब हमने जो ये दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट करवाया था ना, ये हमने करवाया ही गलत था। तो अब उसी चीज़ पर आ जाते हैं कि हम उल्टा मान रहे हैं। हमको प्रूव करना है कि वो अनस्टेबल होगा टेस्ट चार्ज, जिसको हम नल पॉइंट पर रखेंगे। नल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो सपोज द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द नल पॉइंट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने मान लिया कि नल पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ऐसा मान लो कि वो स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? देखिएगा, थोड़ा सा रिलेट करके दिखाऊंगा जो चीज़ आप 11th में पढ़ के आए हैं उससे। मान लीजिए पेंडुलम है ना, इस पेंडुलम को मैंने खींचकर थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस करा दिया यहाँ पर, फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ऐसे 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 घूम कर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके ये यहाँ पर आकर रुकेगी। ये क्यों आ रही है वापस? क्योंकि इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स वो है जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबा दिया, दबाने के बाद छोड़ दिया, स्प्रिंग फिर से खुल गई, उसी पोजीशन में आ गई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है जिसको आप मोड़ दें, तोड़ दें कि या उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, वो वापस उसी पोजीशन में आ जाए। तो वो क्यों आती है? उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो जिसको हम बोल देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा कि अगर कोई, हमने ये बोल दिया कि स्टेबल है, कोई चीज़ स्टेबल है, जैसे मान लीजिए ये लटका हुआ पेंडुलम है, इसको जब तक छेड़ोगे नहीं ना तब तक ये चुपचाप रहेगा, स्टेबल रहेगा, ऐसे ही चुपचाप लटका रहेगा। आपने इसको थोड़ा सा छेड़ दिया, तो आपने थोड़ा सा छेड़कर इधर करवा दिया, तो फिर ये वाइब्रेट होता अल्टीमेटली आकर रुक जाएगा। ठीक, और कहाँ आकर रुकेगा? यहीं अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर। तो हमने ये सोचा कि एक पॉइंट है ऐसा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसी पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस का Q। अभी जो प्लस का Q है, हमने क्या कहा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जरा सा इसको इधर डिस्प्लेस करो तो फिर वापस इधर ही फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस यहीं पर लाकर रख देगा क्योंकि ये स्टेबल है। आपने थोड़ा सा इसको इधर मूव करवाया, ठीक है, थोड़ा सा इधर मूव करवाया, तो फिर ये आपने मूव कराकर फोर्स लगाकर छोड़ दिया, ये फिर वापस यहीं पर आकर रुकेगा। कुल मिलाकर क्या है कि आप इधर मूव कराओ, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी मूव कराओ इसको, पर इसका काम ये है क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हमने माना है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही आने की कोशिश करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। तो सिंस अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन रिक्वायर्स अ रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द नल पॉइंट। नल पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वो नल पॉइंट पर ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा मैंने माना है शुरुआत में। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ नेट इनवर्ड फ्लक्स टुवर्ड्स द नल पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि नल पॉइंट की तरफ एक फ्लक्स एक्ट कर रहा है, चारों तरफ से एक फ्लक्स एक्ट कर रहा है नल पॉइंट की तरफ, फाई ई, चारों तरफ से। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो वो सारी के सारे जो फ्लक्स हैं, वो सारा फ्लक्स ही इसको यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और गॉस लॉ में हमने ये देखा था
कि जब हम एक हॉलो स्फेरिकल शेल की बात करते हैं जो अंदर से खोखला है, बिल्कुल अंदर से खोखला है, तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज एनक्लोज ही नहीं है। जब चार्ज एनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? भाई फ्लक्स के दो फॉर्मूले थे, एक तो ये था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज, ये क्या चीज़ थी? ये थी हमारी गॉस थ्योरम। तो जब चार्ज नहीं है तो इसका मतलब चार्ज ही जीरो है, तो भाई ये तो जीरो हो गया, फिर फ्लक्स तो जीरो हो गया। दूसरा आप ये कहेंगे कि नहीं हो सकता है कोई चार्ज हो, है ना, तो हम ये कहेंगे अच्छा दूसरा फॉर्मूला भी तो है मेरे पास, E इंटू डी एस फ्लक्स का। ठीक है, नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो, जीरो को करो इंटीग्रेट, क्या आएगा? जीरो। तो कुल मिलाकर हमारा जो फ्लक्स है, चाहे गॉस थ्योरम यूज़ करो चाहे फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, हमारा फ्लक्स ही जीरो आ रहा है। जब फ्लक्स जीरो आ रहा है इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी ही नहीं। रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी ही नहीं तो आपने चार्ज को इधर मूव कराया वो उधर ही हो गया, मूव रुक गया वहीं पर। आपने इधर मूव कराया तो वो इधर मूव हो गया। इसका मतलब जो आपने शुरू में माना था ना कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, गलत मान लिया आपने। इसका मतलब आपने गलत मान लिया, तो इसका मतलब वो स्टेबल में नहीं है, कोई चीज़ स्टेबल नहीं है तो वो अनस्टेबल है। बस ये चीज़। जैसे 10th क्लास में इररेशनल नंबर प्रूव करना होता था तो उसको पहले रैशनल मान लेते थे, फिर कहते थे नहीं जो हमारा असम्पशन था वही गलत था, तो हमारा जो असम्पशन था वही गलत था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर असम्पशन। सो अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, यानी कि नल पॉइंट मस्ट बी नेसेसरीली अनस्टेबल, वो 100% अनस्टेबल ही होगा। समझ गए? ठीक है, फ्लक्स जीरो कैसे हो गया ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दे रखा है, आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। भाई अगर चार्ज जीरो क्यों है? चार्ज जीरो है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पर। ठीक है, और आप ये कहें कि आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो भी आपका इनवर्ट फ्लक्स जीरो आ रहा है। और अगर स्टेबल मानकर चलते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और वो लगती ही फ्लक्स की वजह से। फ्लक्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका असम्पशन ही गलत है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी हिसाब से दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, पहला क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा देखिएगा, इसमें है वेरीफाई दिस रिजल्ट। ये जो आपका रिजल्ट है, आपने ये कहा कि वो अनस्टेबल ही होगा, तो वेरीफाई दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है दूसरे हिसाब से। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ इसको। इन्होंने कहा कि अब एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन ले लो, और सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक लोहे का या स्टील का या कोबाल्ट का, किसी का भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसका एक टुकड़ा लटका दिया थ्रेड से। ठीक है, और इधर भी मैं नॉर्थ पोल ले आया, मैं नॉर्थ पोल लेकर आया मैग्नेट का, तो वो उसको ना रिपेल कर रहा है, वो उसको रिपेल कर रहा है। मैंने क्या करा, मैं दूसरी तरफ एक दूसरा नॉर्थ पोल लेकर आ गया, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के लेकर आ गया, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से, एक इधर एक इधर। अब वो बेचारा जो बीच में स्टील है वो फंस गया, स्टील का जो टुकड़ा है वो फंस गया, वो ना तो इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स उस पर लग रही है। इन्होंने वही काम बताया है, मतलब ये नल पॉइंट कैसे क्रिएट करवा रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस। हमने दो चार्जेस ले लिए, इधर भी प्लस क्यू और इधर भी प्लस क्यू। ये मैं बी पार्ट का बता रहा हूँ, इधर भी प्लस क्यू और इधर भी प्लस क्यू। उन्होंने बोला ना कि सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनका साइन भी सेम है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं किसी एक टेस्ट चार्ज को रखूँगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज को रखूँगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये उस पर जितनी फोर्स लगा रहा है ना, ये वाला जो पॉजिटिव है ये भी उस पर पॉजिटिव को रिपेल करता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो जितना ये रिपेल करेगा उतना ये रिपेल करेगा। कोई मुझे आगे से और पीछे से बराबर फोर्स लगाने लगे, आगे से भी पीछे से भी, तो मैं तो आराम से खड़ा हो जाऊँगा, लगा लो भाई। ठीक है, मैं कहीं मूव ही नहीं होऊंगा। हाँ, कोई पीछे से लगा रहा है फोर्स तो फिर मैं आगे चला जाऊँगा, कोई आगे से लगा रहा है तो मैं पीछे चला जाऊँगा। ऐसे होता है ना, वही चीज़ है। इस बेचारे पर इधर से भी इधर से बराबर फोर्स लग रही है, तो ये चुपचाप बैठा हुआ है। चुपचाप बैठा हुआ मतलब क्या है? स्टेबल है। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो अब इन्होंने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बना दी। यहाँ पर लिखूंगा इस तरफ। हाँ क्या, तो अब तक क्या बता रहा हूँ मैं, रिपेल कर दो रहे जितना रिपल्सिव फोर्स ये हाँ, इस केस में तो फ्लक्स आना चाहिए। इस केस में फ्लक्स क्यों आएगा ये भी तो बताओ। क्यों है? अरे ये नल पॉइंट ही तो हो गया जहाँ पर किसी तरीके का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा।
ठीक है, चलिए मैं भी बताता हूँ आपको। तो तुम कौन से रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहे हो? मैं इतनी एग्जांपल लेकर यही तो बता रहा हूँ कि इसने जितना रिपल्सिव फोर्स इधर लगाया, इसने उतना रिपल्सिव फोर्स इधर लगा दिया, तो बेचारा चुप बैठा हुआ है। सही है, चलिए दो तीन पॉइंट्स इसमें भी लिखूंगा, नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, क्लियरली द नल पॉइंट lies on the center of this configuration। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के सेंटर पर लाई करेगा नल पॉइंट। पहली चीज तो ये। दूसरा नोट करें, and it is also obvious that if we displace the test charge rightwards or leftwards, it will experience a restoring force। ये तो restoring force एक्सपीरियंस करेगा, तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया, ठीक है। तो भाई मेरे को तो यही वाली चीज बतानी थी कि नहीं जी नहीं, वो तो नेसेसरीली अनस्टेबल होगा। तो इस वाले केस के हिसाब से बताओ, अब बताओ कैसे होगा। अब तो वही जो तुम कह रहे हो कि भाई ये तो रुका ही रहेगा, इसको आप जरा सा इधर डिस्प्लेस करो तो फिर से इधर फोर्स लगेगी, जरा सा इधर करो फिर से उसको रुकना ही यहाँ पर है आकर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, बट इफ वी डिस्प्लेस इट in the perpendicular direction as shown, it will not remain stable। अब देखो कैसे, यहाँ पर है प्लस क्यू, इधर भी है प्लस क्यू, यहाँ सेंटर पर रखा है क्यू नॉट को। मैंने क्या करा, इसको परपेंडिकुलरली यहाँ इतना डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इतना डिस्प्लेस कर दिया। तो जब इसको मैं डिस्प्लेस करके क्यू नॉट को यहाँ से डिस्प्लेस करके मैं क्यू नॉट को यहाँ ले आया, तो ये जो क्यू है, ये इस क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इस पर एक ऐसी फोर्स लगा देगा, E1 बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स E1 बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, और ये लगा देगा ऐसे लगा देगा। अब आप क्या करें कि E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई ये जो है, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा ऐसे। अगर मैं बोलूँ कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बनाना है, अगर हमने कहा कि ये वाला एंगल थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। एंगल तो दोनों का थीटा ही बनेगा ना, क्योंकि मैं सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलरली इसको लेकर जा रहा हूँ ऐसे,
तो जब हम परपेंडिकुलरली लेकर जा रहे हैं तो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को जो ज्वाइन करो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल इक्वल होता है, तो ये थीटा है तो ये थीटा है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा। ठीक है, अब जब ये थीटा है तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, E1 cos थीटा, और E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, E2 cos थीटा। फिर वही बात जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर फोर्स होंगी, दोनों बराबर फोर्स होंगी, कैंसिल कर देंगे। लेकिन वर्टिकल वाली जो है, वर्टिकल वाली उसको ऊपर लेकर भाग जाएगी। कैसे, वो दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि E1 sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं, और E2 sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों उसको ऊपर लेकर भाग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल नहीं रह सकता। स्टेबल सिर्फ और सिर्फ कब तक रह सकता है, जब तक यहाँ चुपचाप इसको इस पॉइंट पर रखे रहो, और इससे जरा सा भी आपने इधर उधर शिफ्ट करा तो ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब वेरीफाई नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा कि वो नेसेसरीली अनस्टेबल रहेगा, लेकिन जरा सा परपेंडिकुलरली शिफ्ट करा तो ये उसको ऊपर लेकर चला जाएगा। तो सर ये वर्टिकली अनस्टेबल है, हॉरिजॉन्टली स्टेबल है, वर्टिकली अनस्टेबल है। लेकिन उन्होंने बोला ना कि हर कंडीशन में, हम ये कहेंगे हर कंडीशन में तो एक ये वाली भी आती है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, हियर the horizontal components cancel out each other. Here the horizontal components cancel out each other. But vertical components add up to make the charge unstable and smooth। चार्ज जो है वो अनस्टेबल ही रहेगा। तो पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में आपको फ्लक्स का फंडा यूज़ करना है, दूसरे वाला जो केस है, दूसरे वाले केस में आपको ये वाला फंडा यूज़ करना है कि वर्टिकली मूव करेंगे तो वो रुक नहीं सकता, स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है, अच्छा, आप में से और भी किसी बच्चे को कभी कोई डाउट आया करे, चाहे आप NCERT प्रैक्टिस करें या कोई और आपके स्कूल में कोई असाइनमेंट मिले, अपने डाउट्स भेज दिया करो। ठीक है, अपने डाउट्स भेज दिया करो, तो वो डाउट्स आपके मैं करवा दूँगा क्लास में। और दूसरा कल से मतलब नेक्स्ट जो आपकी क्लास है उससे फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और फ्राइडे को नहीं, सॉरी सैटरडे को टेस्ट याद है सबको, पहले चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, इस सैटरडे? हाँ ये सैटरडे, हाँ मैथ्स की क्लास से 1 घंटा पहले आ जाना और फिजिक्स का टेस्ट दे देना, तो 1 घंटा बाद रुक जाना। अच्छा, सैटरडे को आओगे ही नहीं भाई, टेस्ट देना शुरू करो। नहीं सर, छुट्टी नहीं मारा सर, टेस्ट पे वैसे नहीं जा रहा। मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 4 क्वेश्चंस दूंगा आपको। सिर्फ कहीं जा रहा हूँ। कुछ ऐसा करेंगे ना, जैसे आज क्या है, आज वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है, तो मैं चाहता हूँ कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाली क्लास ना डिस्टर्ब हो, उसके अलावा जो TTS बचता है उसमें किसी दिन टेस्ट हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस दूंगा, 2 तो सही, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सबको टॉप ही मारना है। एक बार ये तो पता चलेगा ना कि कितने टाइम में हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमें कुछ आता भी है नहीं। भाई खुद को ही जज करना है, और खुद को जितना ज़्यादा जज कर लोगे उतना ही अच्छा है। एक एक चैप्टर करते जाओगे, लोड नहीं पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस अच्छा खासा है। ठीक है, इसलिए क्या बताओ सैटरडे को, हाँ सैटरडे वो आपकी मर्जी है, बाद में दे दो, बाद में। चलिए जी, गुड इवनिंग। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ इसलिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला टेस्ट दे देना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।